हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द इम्पेरियल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो नाम में पहले ही लग गए, या तो राज्य होगा या तो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, इसके तहत जो है, जो महिला 18 साल यानी जिनका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो चुका हो, यानी 18 इयर्स प्लस हो अगर, तो उन आर्थिक स्थिति से जो कमजोर महिला है, आर्थिक रूप से कमजोर महिला है, उनको पर मंथ जो है उनके खाते में 1000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। 1000 रुपया उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। तो आखिर ये कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है आपका दिल्ली। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि जो महिला 18 साल से ऊपर है और जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको पर मंथ 1000 रुपया राशि दी जाएगी। इसलिए इसका नाम भी देखिए क्या रखा गया है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, यानी महिला के सम्मान के रूप में राशि दी जा रही है, ताकि वह अपने फ्यूचर में आने वाली कोई भी समस्या हो तो उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस राशि से उनको सहायता मिल सके। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि टॉमस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। टॉमस सुल्योक हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री। तो देखना है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चेक गणराज्य, नेपाल, नाइजीरिया और हंगरी। तो कुछ दिन पहले, ये एक दो दिन पहले पेपर में न्यूज आया हुआ था, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी में टॉमस सुल्योक जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं और हंगरी जो है यह एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है वो कहाँ है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, एक यूरोपियन कंट्री है, काफी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो अभी अभी वहाँ पे इलेक्शन हुआ है वहाँ पे हंगरी में, और इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, टॉमस सुल्योक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए डेफ कनेक्ट ये मतलब है क्या, तो हमारे देश में अक्सर आप देखिएगा कि नवाचार वाली चीजें होती रहती हैं, जो रिसर्च है, जो क्रिएटिविटी है, हमेशा होते रहता है। तो हमारी सरकार चाहती है कि जो नए नए टेक्नोलॉजी है वो हम किसी अन्य देश से ना खरीद करके हम अपने ही देश में अगर उसका निर्माण करवाएं, अपने ही देश में उसका टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नए नए रिसर्च करते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, बट वो किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि भाई उन्होंने अपने मेहनत से बनाया है, तो दूसरे देश को आखिर क्यों दे। उसके लिए पता नहीं कितना भी राशि आप दे दीजिए, वो टेक्नोलॉजी देने वाले नहीं है। तो जब अन्य देश से मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब अपने ही देश में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये डेफ कनेक्ट का आयोजन किया गया था, और वो किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। ये सब सारी चीजें तो मैक्सिमम न्यू दिल्ली में ही होती है। ठीक है, तो डेफ कनेक्ट का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, भारत देश को नवाचार को लेकर के बहुत आगे बढ़ाना है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी आजकल तो भाई बहुत चल रहा है, ओपन एआई जो है कंपनी ने चैट जीपीटी जो निकाला था, चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी जो है, यहाँ से आप लोग जो है किसी भी चीज का रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज को खोज सकते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे चैट जीपीटी भी एक सर्च इंजन है। अंतर फर्क इतना है कि गूगल से अगर आप सर्च कर रहे हैं तो किसी भी चीज को अगर आप सर्च करते हैं, 4-5 ऑप्शन आ जाता है, 4-5 पोर्टल खोल के आ जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ओपन किसको करें। बट चैट जीपीटी जो है, आप कुछ भी सर्च कीजिए, एक ही सॉल्यूशन आपको सामने ला करके रख देगा, तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब तो फिर आ गया है ओपन एआई के माध्यम से ही सोरा करके एक टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये सोरा क्या है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो आप चाहते हैं, बस यहाँ पर टाइप करके लिख दीजिए, वैसा वीडियो बन करके आ जाएगा। जैसे आपको वीडियो चाहिए कि बादल पे बैठ करके पढ़ता हुआ इंसान का एक वीडियो दीजिए, मिल जाएगा।
आपको चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी से मारपीट कर रहा है वैसा वीडियो दीजिए, मिल जाएगा। जिस टाइप का आपका वीडियो चाहिए उस टाइप का यहाँ पर डिमांड कीजिए, लिखिए इंग्लिश में, आ जाएगा। अगर ये भी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो है, उसका अलग से फिर और वीडियो चाहते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया हो, वो चाहिए, वो भी मिल जाएगा। यानी आने वाले दिन में, हालांकि अभी पब्लिकली नहीं हुआ है, ये पब्लिक के बीच में नहीं आया, अभी इस पर टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन अगर जिस दिन आ गया तो हमको लगता है उस दिन बड़ी हंगामा होने वाला है। क्योंकि आप जरा सोचिए कितने लोगों का रोजगार यहाँ पे थोड़ा सा दांव पे लग सकता है कि जो बॉलीवुड वाले हैं, हॉलीवुड वाले हैं, जो मूवी बना रहे हैं, तो उनको यहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ जा करके शूट करने की क्या जरूरत है, वो सोडा से ही मूवी बना लेंगे बैठ करके। इतने एडिटर्स, VFX वाले हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, घर बैठे बैठे सब चीज हो जाएगा। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड है, देखिए आने वाले 5-6 महीने में पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अक्सर ऐसे सम्मान दिए जाते रहते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप महाजन इसका उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको लेकर के इन्होंने रिसर्च भी किया है, और जो गरीब है वहाँ पे उनके लिए हॉस्पिटल भी बनवाया है, उनका इलाज भी किया है बड़ी बेहतरीन तरीके से। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा, तो इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है। देखिए हज सुविधा ऐप जो है ये लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। हज जो है यहाँ पे इस्लाम धर्म में एक बात को उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, इस्लाम धर्म में किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज पे जरूर जाना चाहिए। एक बार पूरे जीवन काल में, कम से कम एक बार, अधिकतम जितना बार आप चले जाइए, तो कम से कम एक बार जरूर हज यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो ये हज सुविधा ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे जो आप हज के लिए जा रहे हैं तो काफी सारे सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये सारे ऐप पे अवेलेबल है। तो ये जारी करने वाली महिला कौन है, स्मृति ईरानी। और हज के लिए क्या था कि महिलाओं को जाने का अलाउ नहीं था, बट कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो है ये कानून बन गया है कि अगर कोई महिला 4 ग्रुप में, मतलब अकेले नहीं, 4 महिला एक साथ जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। तो महिलाओं को भी अलाउ है, बशर्ते वो ग्रुप में होनी चाहिए, सिंगल महिला नहीं जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सेलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखा है। देखिए ये पुस्तक जो है काफी प्रसिद्ध रहा है, और कहीं ना कहीं ये कपल लव, कहते हैं ना कि जोड़ा वाला प्यार, पति पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, इन सबसे रिलेटेड एक प्यार को एक्सप्लेन करने वाला ये पुस्तक जो है यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है सेलोइंग द सन। सन से कंपेयर भी कुछ कुछ किया गया है इसमें। तो कौन है आखिर इसके लेखक, तो पहला ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, ये तो भाई कब से बुक लिखने लगे हैं, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी, या डॉक्टर हेमा जोशी, डॉक्टर राकेश पाठक। इसका आंसर हो जाएगा जो है लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी। इन्होंने यह पुस्तक लिखा है, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, कभी आप लोग देखें इसको नेट पे। चलिए अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है। देखिए फिल्म महोत्सव जो है बॉलीवुड को लेकर के, चाहे हॉलीवुड को लेकर के, चाहे टॉलीवुड को लेकर के, हॉलीवुड तो भारत में फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, टॉलीवुड या बॉलीवुड को लेकर के काफी ज्यादा एरिया जो इसका फैल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा, वहाँ पे गाजियाबाद साइड में या नोएडा साइड में जो फिल्म सेक्टर बना हुआ है काफी बड़ा बना हुआ है, एक तरह से इंडस्ट्री से भी कम नहीं लगता है वो। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देख लें तो वहाँ पे मणिपुर जो स्टेट है, वहाँ पे अभी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। आने वाले दिन में वहाँ भी कुछ इंडस्ट्री टाइप का बनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का आयोजन का खिताब किसने जीता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका आंसर पहला ही ऑप्शन है आपका पुनेरी पलटन। पुनेरी पलटन ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब उन्होंने जीता है। देखिए कबड्डी लीग जो है, ये लीग टाइप के जितने मैचेज है ना, ये जब से क्रिकेट में T20 मैच आया, यानी IPL आया,
जब से क्रिकेट में आईपीएल आया, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, ये तब से जो है सारे क्षेत्रों में लीग टाइप की योजनाएं शुरू हो गई, यानी शॉर्ट टाइम में अधिक से अधिक लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके, अधिक से अधिक लोग इसको देखने के लिए इच्छुक हो सके, इसलिए बनाया गया है। क्योंकि अब क्रिकेट में भी देख लीजिए, वनडे मैच जल्दी लोग उतना ज़्यादा देखता नहीं है, T20 का क्रेज बहुत ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग एक बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 5वां संस्करण का महोत्सव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और ये आयोजन करने का उद्देश्य ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और सामाजिक संबंध ये आपस में मजबूत बना रहे, इसलिए यह आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला और अंतिम प्रश्न जो आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, लेकिन मैं भी बताऊंगा आंसर। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए निशस्त्रीकरण हो गया कि मतलब अब हमारे भारत देश में हो चाहे विश्व में कहीं भी हो, नए हथियार बनाने से रोका जाए। अब नया हथियार की क्या जरूरत है? हथियार से लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में वो टाइम जो वेस्ट होता है युद्ध में, वो पैसा जो वेस्ट होता है युद्ध में, उसका इस्तेमाल अपने देश को विकसित करने में लगाएंगे तो ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का मतलब शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसके लिए जो तिथि घोषित की गई है वो तिथि है आपका 5 मार्च। जैसे आप लोग देखिएगा कि कई सारे देश जो हैं परमाणु बम बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, कई सारे मिसाइल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि निशस्त्रीकरण मतलब कि अब हथियार बनाना बंद किया जाए। लेकिन अब समस्या ये भी है कि जो देश विकसित हो चुके हैं वो ऑलरेडी कई सारे डेवलपमेंट वाले हथियार तो बना चुके हैं, लेकिन जो विकसित धीरे धीरे हो रहे हैं वो अभी तक हथियार बनाए नहीं हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई विकसित देश वाले बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हथियार बनाना बंद, लेकिन सभी देशों को एक साथ बंद करवाया जाए। तो फिर जो अविकसित देश है वो कहते कि अच्छा बाबा तुम तो बना लिए हो हथियार, हम तो भी बनाए नहीं है, आने वाले दिन में तुम ही अटैक कर दिए तो हम उसका डिफेंड कैसे करेंगे, अपनी रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमको भी वो हथियार वहां तक बना लेने दो जहां तक तुम बनाए हो। इसलिए तुम अपने लेवल को रोको और हम लेवल यहाँ तक आ जाएंगे तो हम भी हथियार बनाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी पे बहस चलते रहती है, ये काम जल्दी होता ही नहीं है। विकसित देश वाले भी नहीं मानते, वो हमेशा अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं अन्य देशों से। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आपका हुआ जो करंट अफेयर से रिलेटेड था। ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा तो रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड जो है स्टैटिक क्वेश्चन वगैरह भी पूछता है, जो कि और वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत जल्दी जो है इससे रिलेटेड आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया, एनवायरमेंट से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, सारे वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। तब तक के लिए आपने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद।